एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मध्यम वर्ग के वॉलेट को खुश कर पाएंगी? क्या युवा के लिए नौकरियों का नया ब्लूप्रिंट तैयार है? आज का बजट सिर्फ खर्च और कमाई का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि देश की आकांक्षाओं का एक आईना है। एक तरफ विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए लगातार तैयार है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष आत्मनिर्भर भारत का नया रोड मैप पेश करने वाली है। क्या आज निर्मला सीतारमण कोई ऐसा ऐतिहासिक ऐलान करेंगी जो 2029 की चुनावी राह आसान कर दे? हम लगातार आपको बजट 2026 से जुड़ी पल पल की अपडेट बता रहे हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट लगातार लाइव जुड़ रहे हैं। तमाम मेहमानों की श्रृंखला में हमारे साथ इस वक्त कुणाल गुप्ता बतौर अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। निकिता चावला जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, पब्लिक अफेयर्स की एनालिस्ट हैं। अनिल तिवारी जी रेलवे विभाग में DRUCC के मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत तमाम मेहमानों का जी। शुरुआत में अनिल जी से करना चाहूंगा। अनिल जी, इस बार जो है रेलवे को लेकर रेलवे के निजीकरण की बहुत सारी बातें हैं, साथ ही वंदे भारत के विस्तार से जुड़े बहुत सारे अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आम यात्री की सुरक्षा और किराए में राहत को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। रेलवे विभाग के लिहाज से कितना खास होने वाला है बजट, अनिल जी? देखिए, रेलवे बजट जब से बंद हुआ है तब से रेलवे पर सरकार का जो फोकस है वो काफी कम हो चुका है। पिछले 10-12 वर्षों में आप देखेंगे तो सामान्य जनता से रेलवे दूर होती जा रही है। जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं, नई ट्रेनें जो भी शुरू हो रही हैं, इवन बुलेट ट्रेन तक, ये सब एलिट क्लास लोग के फायदे के लिए है। पर जो एक सामान्य नागरिक है, जो गरीब है, रेलवे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी जिसको नेशनल कैरियर इसीलिए कहा जाता था, उससे रेलवे दूर जा रही है धीरे धीरे। तो इस बजट में ये देखना है कि सामान्य व्यक्ति के लिए रेलवे क्या करती है, किस तरह की घोषणाएं करती है। रेलवे के अलावा भी जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। बहुत ही घटिया क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिससे आप भविष्य में ना आप गर्दन छुड़ा पाएंगे, ना उसका कोई तोड़ निकाल पाएंगे। जब तक आप ईज ऑफ ट्रेवल नहीं देते हैं, जब तक आप अच्छा लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, तब तक आपकी जीडीपी पर उसका कोई भी सकारात्मक असर नहीं होगा। आज हर जगह पर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले राहुल जी ने पॉल्यूशन वाली बात की, अल्टीमेटली जाकर मिलता कहां है? सड़कों की दुर्दशा हो रही है। आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दबाजी में बिना प्लानिंग के बना रहे हैं। रोज एक डिजाइन आपको को देखने की मिलती है। मुंबई में अभी 2 दिन पहले एक डिजाइन देखने को मिली, 4 लेन का फ्लाईओवर आगे जाके 2 लेन का हो गया। हर जगह पर आर्टिफिशियली बॉटलनेक क्रिएट हो रहे हैं। इस पर सरकार क्या देख रही है, क्या गौर कर रही है, वो इस बजट में देखना होगा। नितिन गडकरी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईवी को 2022 तक ले आने वाले थे, पूरे देश में ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने वाला था। आज 2026 आ गया, ईवी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। 1% भी ईवी हमारे देश में नहीं है। जिन देशों ने पॉल्यूशन से लड़ा है, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसके ग्रोथ को बल दिया है। हमने क्या किया उसके लिए? अब उसी के वजह से आज हमारे देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ रहा है, हजारों लाखों ह्यूमन आर रोज सड़कों पे बर्बाद हो रहे हैं, ट्रेन में बर्बाद हो रहे हैं। अगर सरकार कोई योजना बनाती है तो वो योजना सटीक चल रही है, जब धरातल पर उतर रही है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। जब तक सरकार ये सब नहीं करती और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती है, तब तक इस तरह के बजट से कोई लाभ आम सामान्य व्यक्ति को मिलने वाला नहीं है। नई रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ठीक है। और इस बार जो आपने बड़ी बड़ी बातों की तमाम नितिन गडकरी जी की ओर से की गई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जैसा कि आपने कहा, रेलवे विभाग की अगर बात की जाए अनिल जी, तो रेलवे के अंदर गंदगी बहुत बड़ा विषय है। एक तरफ हम इस तरह के दावे करते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत का विस्तार करेंगे, और
दूसरी तरफ अगर हम रेलवे का, पूरे भारतीय रेलवे का सिस्टम देखें तो वो गंदगी से जूझता हुआ और बेशुमार बढ़ते हुए लगातार किराए से जूझता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर क्या कुछ राहत हो सकती है अनिल जी? देखिए, जहां तक गंदगी का सवाल है तो रेलवे ने इस विषय पर काफी काम किया है, जो मानना होगा। अभी हमारे पास बायोमेट्रिक टॉयलेट्स वगैरह सब जगह लगा दी गई है, कहीं पर भी ट्रैक पर सीधे गंदगी नहीं पड़ती है। पर इसके लिए सिविक सेंस डेवलप होना भी जरूरी है। पैसेंजर्स को भी चाहिए कि वो भी अपने जो है कर्तव्यों का पालन करें। स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय है, पर इस क्षेत्र में रेलवे ने पर्टिकुलरली काफी काम किया है, पर काफी काम करने की जरूरत भी बाकी है। रेलवे रोज नई नई योजनाएं ला रही है। अब आप बहुत सारे जो अभी आपने जो नई ट्रेनें, वंदे भारत और दूसरी ट्रेनें जो अभी ईएमयू रैक्स वाली जो ट्रेन आ रही हैं, वो आपने देखी होगी। उसमें सफाई का काफी ध्यान रखा गया है। टॉयलेट्स भी बहुत हाई क्वालिटी की टॉयलेट्स है। पर मेरा मानना है कि इसमें जनता को भी साथ देना होगा। एक सिविक सेंस भी होना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी, हम इसको गंदा नहीं करें। हम जहां पर ट्रेवल कर रहे हैं उसको कैसे स्वच्छ रखें, इसमें पब्लिक की भागीदारी होना भी बहुत जरूरत है। ठीक है। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। रेलवे के साथ साथ इस बार रक्षा से जुड़े जो तमाम बजट में प्रस्ताव होने हैं उसको लेकर भी अलग अलग वक्तव्य पेश किए जा रहे हैं। इस बार रक्षा क्षेत्र से जुड़े बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए आपके नजरिए से? देखिए, 7% ग्रोथ रेट के हिसाब से और जो एक 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा देश की बन रहा है, डिफेंस को भी एक्सपेक्टेशंस है। और मेरे हिसाब से पिछले साल से मैं 20% का इंक्रीज देखता हूँ डिफेंस में। जब मैं गवर्नमेंट के लोगों से भी बात कर रहा था और बाकी डिफेंस जो एनालिस्ट है, वो 20% इंक्रीज का मतलब है कि अगर हम 6.81 लाख करोड़ का डिफेंस बजट था पिछले साल, तो तकरीबन मैं अराउंड 8 लाख प्लस करोड़ का बजट मैं देखता हूं इस साल। तो इसमें खास तौर पे इस बजट का जो स्ट्रक्चर, जो डिफेंस का जो स्ट्रक्चर है बजट का, वो बहुत ही एक डिफरेंट होता है बाकी एक्चुअली बजट से। इसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 45.76% या 45 to 48% आपका डिफेंस बजट का ले लेता है। और आपकी पेंशन्स और आपकी सैलरीज आपकी 24% ले लेती है। तो जो आपके पास फौज को एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ, या एक फौज को एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी अगर आपको देनी है, तो आपके पास तकरीबन 26% ही बचता है बजट का। तो मैं इस बार उम्मीद करता हूं कि जब हम कैपेक्स की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो मैं उम्मीद इसको ये रख रहा हूं कि इस बार 30% जो हमारा बजट होगा वो कैपेक्स की तरफ जाएगा। इससे एक्चुअली क्या होगा, जो हमारी जरूरतें हैं, अब आप देखिए सिंदूर में जो है ना, हमारा एक रेडीनेस को टेस्ट किया था, ऑपरेशनल रेडीनेस को। बट बजट सिंदूर को नहीं देख रहा है। बजट ये देख रहा है कि एक लंबी लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो उसके लिए क्या आपके पास एंड्योरेंस है। और उस एंड्योरेंस में मैं देखना चाहता हूं कि आपका एमुनिशन और आपका वॉर वेस्टेज रिजर्व्स की तरफ एक आया जाए। जो इतने टर्मोइल्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, तो उनसे भारत को कैसे बचाया जाए, उसके लिए ये बजट होगा। तो मुझे अगर जो आप किसी वर्ग की बात करें, जैसे मध्यम वर्ग की बात करें कि भाई उसके लिए कुछ नजर आ रहा है, तो मुझे बजट में फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये बजट सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बजट होगा जो भारत के लिए काम करेगा। हाँ, मुझे ये जरूर लग रहा है कि कैपेक्स बढ़ाया जा सकता है, कैपेक्स की, और ताकि नई जॉब पैदा हो। अगर जो कैपेक्स बढ़ता है तो नई जॉब पैदा होंगी। जैसे आपने बोला कि जॉब संकट में है, बिल्कुल संकट में है। अगर जो आप आईटी कंपनीज के देखेंगे रिक्रूटमेंट को, तो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज ने केवल 17 जॉब दी हैं। जो हजारों जॉब देती थी वो 17 जॉब पे आ गई हैं। वो पिछले कई महीनों में केवल 17 जॉब दी हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल बेरोजगारी एक तरीके से, और युवाओं के लिए मौके कम हो रहे हैं। हाँ, एक नए मौके बढ़ रहे हैं, वो गिग वर्कर्स के बढ़ रहे हैं।
कि जो डिलीवरी बॉय हैं और इनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, और यही आजकल वो है कि जो जॉब दे रहा है लोगों को, कुछ ये सेक्टर जॉब दे रहा है, कुछ ऑटो वाला सेक्टर जॉब दे रहा है जो कि कैब चला रहे हैं या जिन्होंने अपना स्वरोजगार कर लिया है। तो बाकी अगर जो वैसे जॉब मुझे कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि भारत इस वक्त मुश्किल में है। और मुश्किल में देखिए, आप अपना सेंसेक्स देख लीजिए, शेयर मार्केट को देख लीजिए, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है पिछले एक साल से, कोई इसमें वो नहीं है। एफएफआई इन्वेस्टमेंट अपना निकालते लेके जा रहे हैं। अब जो भारत का बाजार है वो डिपेंड है घरेलू इन्वेस्टर्स पे। घरेलू इन्वेस्टर्स अपने उसको बाजार को संभाले हुए हैं। एफएफआई बहुत आ नहीं रहा है, और जो एफएफआई आ रहा है, जो बाजार की हालत है उससे एफएफआई वापस जा रहा है, तो वो दबाव अलग है। तो उस हिसाब से देखें और इकोनॉमी के हिसाब से देखें, इकोनॉमी के साइज के हिसाब से देखें, तो अभी भी हमारा एफएफआई उस हिसाब से नहीं है जो विकसित देशों में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का होता है। हमारे यहाँ एफएफआई बहुत कम है, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अब घरेलू बाजार पे टिकी हुई है। अभी भी हम निर्यात के नए मौके तलाश रहे हैं। देखिए, अमेरिकी टैरिफ से हम ऑलरेडी दबाव में हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा दबाव में। सरकार नए नए रास्ते निकाल रही है, सरकार आसियान की तरफ देख रही है, सरकार यूरोपीय यूनियन की तरफ देख रही है, चिली की तरफ देख रही है, और साउथ अमेरिका के देशों की तरफ देख रही है। बहुत ज्यादा एफटीए करने के सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी एफटीए उनके कंप्लीट होते चले जाएं। अरब लीग के साथ देख रही है कि भाई एफटीए किया जाए, क्या कैसे कैसे अर्थव्यवस्था को बचाया जाए। देखिए, सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के पास मुझे अर्निंग के बहुत ज्यादा साधन नजर नहीं आते हैं। ले दे के इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और सबसे ज्यादा जो है वो डीजल पेट्रोल है। तो मुझे लगता है कि डीजल पेट्रोल पे और ज्यादा कुछ सरकार बोझ डाल सकती है। हो सकता है डायरेक्ट उपभोक्ताओं पर ना डाले, लेकिन डीजल और पेट्रोलियम से राहुल भाई, अब पैसा हमारे निकालने की साथ कोशिश बजट करेगी। से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कुछ ही देर बाद कैबिनेट बैठक होगी। वित्त मंत्रालय से निकल चुकी है निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति से मिलने के लिए रवाना हुई हैं। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण। देश भर की नजरें आज के बजट पर टिकी हुई हैं। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगी निर्मला सीतारमण। निकिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि अभी राहुल तलान जी ने बताया कि इस बार का बजट जो है वो आम जन के लिए नहीं, तमाम जो राष्ट्रीय नीतियां हैं उसको प्रभावित करने के लिहाज से होगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? साथ ही इस बार जो ग्रामीण भारत में जो बढ़ती बेरोजगारी है लगातार, और जो अलग अलग सरकारी आंकड़े सामने आते रहते हैं, उसके लिए सिर्फ ये जो सरकार की मुफ्त राशन योजना है, सरकार सिर्फ इस पर ही निर्भर है, या कोई और आपके नजरिए से नया रोड मैप होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के लिहाज से? देखिए, जैसे मैं एक एक करके सारे जवाब देती हूँ। जैसे सब कह रहे हैं दे आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द बजट। ये मैं मानती हूँ, रोजमर्रे की चीजों में हमें बहुत ज्यादा रिलीफ चाहिए मिडिल क्लास को। एंड अगर आप देखें, प्याज से ज्यादा आंसू एलपीजी के सिलेंडर ने दिलवाए होंगे इस पूरे साल महिलाओं को। सो इन्फ्लेशन है, ये कह देना कि सरकार बैलेंस बना के चल रही है, मिडिल क्लास तक बहुत फायदे पहुंच रहे हैं, ये सच नहीं है। बिकॉज इन्फ्लेशन उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। सो बहुत जरूरी है कि हम लोग मिडिल क्लास के लिए कुछ करें, क्योंकि उनकी स्पेंडिंग इकोनॉमी का बैकबोन है। सो अगर मिडिल क्लास के पास कुछ सेविंग्स आएंगी, उनके हाथ में कुछ डिस्पोजेबल इनकम आएगी, तो इकोनॉमी का पहिया अपने आप घूमेगा। ये हम कैसे कर सकते हैं? पहली चीज है कि सरकार को ना एक साफ साफ फैसला लेना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बीच में। ये दो नैयों में पैर रख के जो हम सवार कर रहे हैं ना, ये बहुत देर तक चल नहीं सकता। हमें नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाना पड़ेगा। ठीक है, मानती हूं कि जो हमारी पुरानी टैक्स रिजीम है उसके कुछ फायदे थे, बट हमें नई वाली में अभी आसान है बट छूट नहीं है। हमारी टैक्स फाइलिंग भी कोई आसान नहीं है, पेपर वर्क बहुत है, और जो जीएसटी के रिफंड है वो भी कोई टाइम से आते नहीं है। सो बहुत सारे जो ये टेक्निकल गैप्स हैं, ये सरकार को खुद ही करनी होंगी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसको अगर हम 75,000 से 1 लाख तक ले जाएं, तो 13 लाख तक की सैलरी जो होती है एक सैलरीड एम्प्लॉय की, उस पे उसको रिलीफ मिल सकती है, उसके पैसे बच सकते हैं। सो आई फील इस तरीके से देखिए, ये बजट इनडायरेक्ट अप्रोच का है।
डायरेक्ट अप्रोच का नहीं है कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं पैसे बचाने के लिए, जॉब्स बढ़ाने के लिए, बट हमें कुछ सिस्टम्स इन प्लेस रखने पड़ेंगे ताकि इसका फायदा अगले 1-2 सालों में, 2-3 सालों में नजर आए। ये एक नींव को, एक ठोस स्ट्रक्चर के लिए तैयार करने वाला बजट होगा, बिकॉज पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक केओस में चल रहा है। ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहा है, मार्केट्स हमारी जिसे कहते हैं क्रैश किए जा रही हैं। सो हमें रीअश्योर करना है सबको कि ओके, हम इसको संभाल सकते हैं एज अ कंट्री, हम लोग कोई सरप्राइज नहीं देने वाले किसी को भी। सो बहुत जरूरी है कि हम इस बजट को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करके ना सोचे कि पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत ही स्थिर, बहुत ही बोरिंग, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, अगर हम कैपेक्स को 12 से 15% तक बढ़ा लें या इसकी कंटिन्यूटी मजबूत रखें, सो आपका जो सवाल था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे कुछ पहुंचेगा, सो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज, वहां तक अगर हम कुछ पहुंचाएं, या हेल्थ केयर की जो योजनाएं हैं इस पे कुछ अगर हम जॉब्स क्रिएट करें। देखिए, हमें सेक्टर बाय सेक्टर, जिसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा, इसको एक लूडो की गेम की तरह एक एक गोटी को बाहर रख के बिल्कुल एंड तक पहुंचाना है। किसी एक पहिए पे या किसी एक चीज पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग। हमें झंझट कम करनी पड़ेगी, आम आदमी की जिंदगी को थोड़ी सी राहत देनी पड़ेगी, तभी जाके सरकार का जो भरोसा है, जो महिला वर्ग है, जो युवा है, सब बोलेंगे ओके फाइन, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। सो फिस्कल अनुशासन पर सख्ती रहेगी। इसके अलावा अगर हम एक और सेक्टर को देखें तो मुझे लगता है कि जो ईवी सेक्टर है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार ध्यान देने वाली है। सो ईवी, आई मीन, आजकल अगर आप देखें यूपी सरकार की ओर से काफी जगहों पे सो ईवी सेक्टर पे डिमांड्स एंड इंसेंटिव्स को बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, इसके लिए स्कीम्स तैयार की जा रही हैं। सो अगर उस पे जीएसटी डिडक्शन हो, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे डिमांड के इंसेंटिव्स हो, तो पहिया थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। धीरे धीरे अगले 1-2 सालों में आप इसके रिजल्ट देखिएगा। रही बात समथिंग लाइक रियल एस्टेट, सो रियल एस्टेट पे भी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक स्पष्ट नीति नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ, आपने खुद ही देखा होगा अभी नोएडा हाउसिंग को लेके इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री स्टेटस अगर मिल जाए, या इनपुट टैक्स क्रेडिट, या सिंगल विंडो क्लियरेंस पे कोई और स्पष्ट नीति हो, सो अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए सरकार से तो पहिया ज्यादा जल्दी आगे चलेगा इकोनॉमी का। जी, तो फोकस राजेश्वर कुछ जी, ऐसा होगा। तमाम अहम बातें अभी निकिता जी ने कही। न्यू टैक्स रिजीम को लेकर भी वक्तव्य पेश किया। न्यू टैक्स रिजीम को लेकर तमाम पॉलिटिकल दावे इस तरह के भी रहते हैं कि जो नए टैक्स रिजीम को थोप कर सरकार जो है आम जन में जो बचत की आदत है वो खत्म कर रही है। इस तरह के दावों और आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं राजेश्वर जी? देखिए, अब न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, मुझे लगता है कि हम फैक्चुअल स्टैटिकल डाटा देखें। ऑडियो अनम्यूट कीजिए राजेश्वर जी, फिर अपनी बात रखिए। अनम्यूट है सर, अनम्यूट आवाज आ रही है? हमारी तरफ से अनम्यूट है, आवाज आ रही क्या? सुन पा रहे हैं आप राजेश्वर जी? आवाज पहुंच रही है? मैं आपकी बात तो सुन पा रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज कही आवाज आ रही है आपकी, कही आ रही है ना? जी जी। देखिए, जो हम जो न्यू टैक्स रिजीम की बात पे ठीक है, परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन आप अगर स्टैटिकल डाटा देखें तो न्यू टैक्स रिजीम में जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत पुराने तरीके के मुकाबले कम्बरसम कम है। क्योंकि अब जो नए युवा हैं वो सीधे चाहते हैं कि पैसे उनके पास आए, वो अपने हिसाब से खर्च करें और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करें, जहां पर समझ में आता है और जिस ढंग से उनकी कार्यशैली होगी या उनका लाइफ स्टाइल होगा, उस लाइफ स्टाइल को जीने के उसमें रहते। ओल्ड रिजीम में जो था, आपको बर्डन था कि आप ये चीज करोगे तो देन यू विल गेट द बेनिफिट। तो कुछ लोग अभी ओल्ड रिजीम में, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आप देख रहे हो कि न्यू रिजीम में जाने वाले लोग ज्यादा है। और अभी ओल्ड रिजीम हटाया भी नहीं गया है, और मुझे लगता है कि अभी शायद ओल्ड रिजीम बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कंफर्ट लेवल सरकार भी चाहती है कि कंफर्ट लेवल जब तक नहीं आ जाए, आप बाई अपने दिमाग से, अपने मन से और अपने दिल से नहीं लगने लग जाए कि न्यू रिजीम ज्यादा अच्छा है तो न्यू रिजीम जाए।
क्योंकि न्यू रिजीम कमरसम कम है, और मुझे लगता है कि शायद बहुत सी चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं होगा। आज की डेट में आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहें तो ऑटोमेटिक सारी चीजें सबमर्ज होकर अदर जहां जहां आपने एक्सपेंडिचर किया है, जहां पर आपके इंक्वायरी, जो ऑटोमेटिकली फॉर्म को आपको फिलअप करने में वो कंप्लीट करते हो, एआई जनरेटेड है, एआई सपोर्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो थोड़ा फैक्चुअल के साथ जो स्टेटमेंट तो कहीं मिसमैच है, और जो आपको चलना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे कम्बरसम चीजें हटानी है क्या, सारी क्लैरिटी इस बारे में होनी चाहिए कि जो प्रोसेस है, चाहे वो जीएसटी का प्रोसेस हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हो, चाहे आपको इंडस्ट्री लगाने का प्रोसेस हो, चाहे जैसे निकिता जी ने बोला रियल एस्टेट का प्रोसेस हो, रियल एस्टेट डेवलप करने का प्रोसेस हो, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम्बरसम चीजें जो हटाने, वन विंडो क्लियरेंस की बात कर लें, या वन विंडो ने चले 2 विंडो क्लियरेंस की बात कर लें, वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। आदमी, एक आम आदमी या एक बिजनेसमैन, एक जो खास बिजनेसमैन जो सब नॉट सपोर्टेड बाई सो मैनी लॉयर्स अदर फोर्सेज हो, वो भी उस चीजों को कर सके। तो सरकार धीरे धीरे उस चीजों में चल रही है। सरकार दोनों चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी को भी सहूलियत रहे, लेकिन एट द सेम टाइम इतने लूप होल ना हो जाए कि प्रिफरेजेज ऑफ द रेवेन्यू होना शुरू हो जाए। तो आप प्रिफरेजेज ऑफ रेवेन्यू, इतनी भी चीजें ना हो जाए, आपको टेकन, कुछ जो अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेसमैन की जिनकी वो नीयत अच्छी नहीं है, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। तो आपको चेक एंड बैलेंस बनाना पड़ता है, दोनों साइड में चलना पड़ता है। तो सरकार उस ढंग से चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब आ गई बात, जैसे हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, अब आप इंटरनेशनली जब लगातार समझौते कर रहे हैं, उन समझौतों को भी आपको कहीं ना कहीं स्पेस देना पड़ेगा। उनके भी जो कंप्लायंसेज है उसको भी स्पेस देना पड़ेगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको एक पर्टिकुलर रिफॉर्म्स या उनकी जो उनके सुविधाएं वो देनी पड़े, अदरवाइज आपके पास पैसे क्यों लगाएगा जब तक कि उनकी मनी या उनके इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ सिक्योर नहीं है। तो वो भी दे रहा है। अब तीसरी बात कर ले, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो सरकार अब लगातार है कि जैसे चाइना में भी एक मॉडल है कि कहीं ना कहीं आपको एक शहर में एक ही टाइप की चीजें मिलेंगी, और जीरो से लेकर के एक पार्ट से लेकर के एंड पार्ट तक आपको शहर में कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होगा जो बनाएगा, एक जीरो पार्ट बनाएगा तो सेकंड पार्ट बनाएगा। तो उस ढंग से कॉरिडोर बना करके भी कोशिश की जा रही है। क्या वो डिफेंस कॉरिडोर की बात कर ले, क्या दूसरे सेक्टर के कॉरिडोर की बात कर ले, तो उस आइडिया पे भी गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, जिसमें एक्सपर्ट और उससे रिलेटेड स्किल्ड वर्कर एक पर्टिकुलर जगह पर अवेलेबल हो, और साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग हब की सुविधा हो, और जो भी उस पर बायर आए वो एक जगह जाकर के अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें कंप्लीट कर सके। ठीक है राहुल भाई, न्यू टैक्स रिजीम को लेकर ये जो अलग अलग वक्तव्य हैं, इसके साथ साथ महंगाई दर भी बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार, और इस तरह के तमाम आरोपों से सरकार घिरी हुई है कि महंगाई दर को नियंत्रित करने में सरकार काफी हद तक नाकाम रही है। ऐसे तमाम विपक्षी नेता वक्त दर वक्त आरोप लगाते रहते हैं। आर्थिक ढांचा मजबूत करने के साथ साथ महंगाई दर को कम करने के लिए क्या कुछ इस बार बजट में खास होना चाहिए? देखिए, जहां तक थोक महंगाई दर की बात है, थोक महंगाई दर को तो सरकार बता रही है, सरकार का डेटा बता रहा है कि नियंत्रित है, 2% के लमसमे या 2% से नीचे है। तो वो देखिए, विपक्ष का अपना काम है, क्या उनको वो आज बजट भी आएगा तब भी उनको एक उनके स्टेटमेंट आएंगे कि आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है। ये एक राजनीति अलग चीज है, लेकिन बजट का राजनीति से लेना देना नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, उनके अपने स्टेटमेंट होते हैं। देखिए है क्या, जैसे निकिता जी ने एक बात बोली कि मिडिल क्लास की जेब में पैसा होना चाहिए। अगर जो पैसा हो गया मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास पैसा खर्चा करेगा तो फिर लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। तो अब दिक्कत क्या है कि मिडिल क्लास की पॉकेट में पैसा ही नहीं है। मिडिल क्लास ये नहीं है कि अपर मिडिल क्लास होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आजकल की कंडीशन ये है कि मिडिल क्लास, लोअर में जो अपर मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है। जैसे उन्होंने एक उसकी बात की रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का रूप देना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन रियल एस्टेट इतना महंगा हो गया है भारत में कि आप नोएडा जैसे शहरों में आप घर खरीदना एक तरीके से सपना हो गया है, नोएडा, गुड़गांव, तो यहाँ एक सपने जैसी चीज है ये। अब दूसरी चीज है एमएसएमई की। एमएसएमई एक ऐसी चीज है कि जो भारत के लिए एक रीढ़ की तरीके से साबित हो सकती है, और है भी, लेकिन उसको वैसा प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि जितना दिया जाना चाहिए। ना हमारी सरकार इनोवेशन पे पैसा खर्चा करती है, नई टेक्नोलॉजी लाने पे पैसा खर्चा नहीं करती है। सरकार को इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जब तक जैसे
इन्होंने अब जो राजेश्वर जी हैं, राजेश्वर जी ने एक बात बोली कि हम एक अलग अलग शहरों में अलग अलग इंडस्ट्री डेवलप करने चाइना वाले प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं जैसे लखनऊ में, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर। लेकिन सिर्फ डिफेंस कॉरिडोर से काम थोड़ी बनेगा राजेश्वर जी। अगर जो काम बनना है तो अलग अलग शहरों में, ये सही बात है कि अलग अलग इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, लेकिन ये हो कहां रहा है? देखिए ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे अगर जो आप इधर देख लें, जो चारों महानगर हैं हमारे, तो वहां लोग, बहुत ज्यादा लोगों का पलायन होता है, लेकिन उनके आसपास का, जैसे अब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में कोई इंडस्ट्री नहीं है। जैसे कानपुर में इंडस्ट्री होती थी, वहां एकदम बर्बाद हो गया है कानपुर। फिर आगरा भी मुझे लगता है कि अब आगरा में वैसी इंडस्ट्री बची नहीं है। वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहां कुछ झोंक रही हैं हमारी सरकारें कि वो चीजें बच जाएं। जैसे बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में क्या इंडस्ट्री है हमारे पास, वहां से इतना पलायन होता है दिल्ली, नोएडा और ये एनसीआर के लिए। तो हमें इन सारी चीजों पर भी फोकस करने की जरूरत है। और देखिए, हमें अगर जो वर्ल्ड सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बनानी है, तो देखिए ये इकोनॉमी सिर्फ इन चीजों पे नहीं चलेगी कि भाई भारतीय जो इन्वेस्टर है वही इन्वेस्ट करता रहे, वही एसआईपी में और म्यूचुअल फंड में डालता रहे, फिर वो लोगों के पास पैसा, इन्वेस्टर के पास पैसा जाता रहे। इससे नहीं चलेगा भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? नई यूनिट चाहिए, नया रोजगार चाहिए, नई फैक्ट्री चाहिए, वो लगेगी राहुल कैसे? भाई, हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है। गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। सोने में 9,000 रुपए की गिरावट की खबर है। सोने की कीमत 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम आज की कीमत है। सोना चांदी आज भी लगातार गिरा है। चांदी के 17,000 रुपए गिरने की खबर है। पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट की खबरें आ रही हैं। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह सोने और चांदी में लगातार उछाल देखने को मिला। इस बीच आम जन के लिए ये राहत भरी खबर है। राहुल भाई, आप अपनी बात रख रहे थे, साथ ही इस बार निर्यात में गिरावट को लेकर भी बहुत सारी अलग अलग बातें हैं कि अलग अलग आंकड़ों को अगर हम देखें तो भारत के निर्यात में लगातार जो है वो गिरावट सामने आई है। इस बार के बजट में क्या कोई नया विजन सरकार का देखने को मिलेगा निर्यात में बढ़ोतरी के लिए? इस पर भी अपना वक्तव्य ऐड ऑन करें। देखिए, मुझे लगता है निर्यात में गिरावट 2 चीज से, एक तो जो टैरिफ वॉर है उसकी वजह से निर्यात में गिरावट है, दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से। आपको कॉम्पिटिट किससे करना है? चाइना से। चाइना आपसे सस्ता बना के मार्केट में बेचता है, और ये तो बिल्कुल सच्चाई है ना कि आपको कॉम्पिटिट चाइना से करना है, सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बनानी है, तो नई टेक्नोलॉजी आपके यहाँ होनी चाहिए, नए इनोवेशन होने चाहिए, मशीनरी आपके यहाँ खुद बननी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। और साथ ही साथ देखिए, जिस चीज पे हमारा किसी पे ध्यान नहीं जाता है, हमें कॉम्पिटिट चाइना से करना है, लेकिन जमीन बहुत महंगी बेचनी है। सरकारें, जो सरकारें, राज्य सरकारें, वो जमीन बेच के पैसा कमाना चाहती हैं, वो इतनी महंगी जमीनें बेचती हैं। अगर जो कोई नया यूथ उद्योग धंधा लगाने की कोशिश करे तो पहले ही उसकी वो सोच ही नहीं सकता है। फिर उसके अलावा बिजली इतनी महंगी है। चाइना से अगर जो आपको कॉम्पिटिट करना है तो चाइना की दर पे बिजली भी तो देनी पड़ेगी, लेकिन बिजली आप महंगी देंगे। तो ये एक तरीके से हम, पता है, एक दिवा स्वप्न से में जी रहे हैं। कंपटीशन हमारा चाइना से है, लेकिन हम चाइना जैसी चीजें सस्ती नहीं देंगे। अगर देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ कितने नए लोग, मैं आईटी वालों की, जैसे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यूनिकॉर्न बना रहे हैं। यूनिकॉर्न को छोड़ दीजिए। यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न बन रहे हैं कि भाई आप जैसे आपका जोमेटो है, आपका स्विगी है, ये यूनिकॉर्न, ऐसे यूनिकॉर्न को छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूं ऐसे यूनिकॉर्न कहां है भारत में जो कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत में यूनिकॉर्न क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इस पे भी तो हमारे सवाल है ना। हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि कोई कुछ भी वो खरीदना शुरू कर दें तो स्विगी और जोमेटो या ब्लिंकिट से तो यूनिकॉर्न ऐसे ही बन जाता है। अगर जो 1-2-3 करोड़ ऐप डाउनलोड हो जाए किसी के, तो वो वैसे ही यूनिकॉर्न बन जाता है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि हम जहां, जिस चीज पे हमें काम करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ काम क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं कर रहा है कोई? उसके रीजन बहुत सारे। एक तो जमीन इतनी महंगी है कि आपको लगाने से पहले आपके पसीने छूट जाएंगे जमीन खरीदने में, फिर आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं बचेगा, फिर एम्प्लॉय को देने के लिए, फिर इनोवेशन और मशीनरी के लिए। तो सरकार को जहां हेल्प करनी चाहिए, आपको लड़ाई लड़नी है चाइना से, सप्लाई चेन में हिस्सेदारी क्रिएट करनी है, लेकिन आप वहां कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। सरकार, अब आप नोएडा में कोई भी उद्योग धंधा लगाने के लिए जमीन खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। आपको या तो कोई बड़ा पैसे वाला जो ऑलरेडी बहुत, जिसके पास पैसे हैं, वो लगाए।
तो ठीक है, नहीं कोई युवा लगाने की कोशिश करे छोटी मोटी इंडस्ट्री, तो उसको बड़ा होने में वो बूढ़ा हो जाएगा इस देश में। तो सवाल ये है कि आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको ऐसे लोग पैदा करने होंगे, ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी कि जल्दी से आपके यहाँ बड़े मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, ताकि आप सप्लाई चेन में आपकी हिस्सेदारी क्रिएट हो जाए। नहीं तो ये जो इकोनॉमी की भाई हम 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे, पहले 5 ट्रिलियन की बनेंगे, सपने जैसा चीज है। और राहुल भाई, बगैर इस बार मैन्युफैक्चरिंग के आप 20 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन या 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल। और इस बार मांग ये भी है जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ये भी बहुत ज्यादा मांग उठ रही है। क्या इस बार के बजट में हिम्मत दिखा पाएगी सरकार की पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ले आया जाए? ये मेरे सवाल है जी राहुल भाई। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं लेके आएगी। एकमात्र साधन है जो पैसे, जिसपे सरकार कभी भी अपने टैक्सेस बढ़ा के और पैसे कमा सकती है। तो सरकारों को भी पता है, ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं, राज्य सरकारों को भी पता है कि भाई इससे हमारी अर्निंग होती है। जो फ्री भी चल रहा है देश में, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे ये बताइए ना। उसके लिए भी तो पैसे चाहिए सरकारों को। जो सरकार, जब चुनाव होते हैं अचानक से ये महिला सम्मान निधि, लाड़की बहना योजना, इनके लिए पैसे कहां से आएंगे? इनके लिए पैसे ये फ्री डीजल पेट्रोल ही तो, ये जो डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स बढ़ा के लिए जाते हैं वही तो इकट्ठा कर रहा है। आप उसको भी बोल रहे हैं कि सरकार उसको जीएसटी में ले आए, जीएसटी के दायरे में ले आई, तो राज्य सरकारों के पास इनकम का साधन नहीं रहेगा। तो भारत की सरकार को अपनी कमाई के साधन और जब क्रिएट हो जाएंगे तब जीएसटी में लेके आएगी इसको। और अभी वो साधन क्रिएट हो नहीं रहे। वो साधन तब क्रिएट होंगे जब नए नए बिजनेसमैन पैदा होंगे, और बिजनेसमैन तब पैदा होंगे जब सरकार अच्छी पॉलिसी बनाएगी। अभी वहां बहुत सारे लेके, अभी जैसे हमारे लिए देखिए, जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना कि 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गए, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम उसकी वजह से हो गई, हमारी आबादी है, मध्यम वर्ग ठीक ठाक है, वो मेहनत कर रहा है दिन रात कमाई के लिए, और फिर कमा के पैसे को खर्चा करता है, तो लिक्विडिटी मार्केट में है, तो तब हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनते हैं। बाकी हमारे यहाँ देखें तो जो अभी भी अमीर और गरीब वाली खाई है प्रियांक जी, वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसको पाटने के लिए भी तो सरकार को कुछ सोचना होगा कि इसको कैसे पाटे। उसको पाटने के लिए भी हमारी सरकार के पास कोई विजन नहीं है। और विजन नहीं, और तमाम निकिता जी, तमाम एक्सपर्ट इस तरह की सलाह भी देते हैं, जैसा कि राहुल भाई ने भी बताया कि उत्पादन बढ़ाने की बजाय सरकार को खपत रोकने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। आप मानती हैं ऐसा? देखिए, हमारा जो देश है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। कोई वन विजन वन सोल्यूशन फॉर ऑल फिट नहीं करता। ये जैसे कि कनाडा हो या अमेरिका हो, जिसमें बिल्कुल ही एक टाइप की नीति डाली जा सके, क्योंकि लोग एक टाइप के हैं, समस्याएं एक टाइप की हैं। एक ही टाइप की दुकानों से आप शॉपिंग भी करने जाइएगा ना, तो अगर आपको एक तेल खरीदना हो, 10 वैरायटी मिल जाएंगे 10 प्राइस रेंज में, उसी एक सरसों के तेल के या उसी एक घी के। क्योंकि इतने लोग, इतने अलग अलग टाइप के बजट, अलग अलग वर्ग की अलग अलग परेशानियां, फिर कास्ट सिस्टम हमारा अलग चलता है, हमारे यहाँ अलग राजनीति है। ऊपर से जैसा इन्होंने भी बोला, राइट, न्यू इंडिया एंड भारत बहुत डिवाइड है रूरल एंड अर्बन के बीच में। तो इसको गैप को ब्रिज करने में ही हम एक विजन से नहीं बढ़ सकते। और ये एक दिन की सफाई नहीं है, एक दिन का या एक बजट का काम नहीं है। इसको फेजेस में करना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कह देना एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि हम बस ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं है। हमारे देश में, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक स्पष्ट नीति नहीं है, हर चीज में लूपहोल है। लेकिन वेकिन किंतु परंतु से ही ये देश चलता है। आधे लॉयर्स की फीस चलती है, सीएस का धंधा चलता है, क्योंकि इतने लूप होल्स हैं। तो एक आम आदमी तो वैसे ही परेशान हो जाता है जब उसको पेपर वर्क करना होता है, उसके रिफंड टाइम पे नहीं आते हैं, उसकी टैक्स फाइलिंग कहने को एआई जेनरेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब बाकी देशों से कंपेयर कीजिए तो कोई भी चीज हमारे देश में सिंपल नहीं है। प्राइवेट फंडिंग, इन्वेस्टर्स, एफडीआई क्यों नहीं आना चाहता हमारे देश में? अब बात कीजिए, रीजन बड़ा सिंपल है, ईज ऑफ बिजनेस। इसीलिए अगर आप थोड़े लेवल्स पे भी देखिए, रियल एस्टेट की अगर बात हो जाए, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ट्राइंग। अगर आप न्यूज को फॉलो करें तो देखिएगा कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्डन वीजा के पीछे मरे मरे जा रहे हैं।
कहते हैं कि हम लोग बाहर पैसा लगाएंगे, सिंगापुर भेजेंगे, अब्रॉड जाएंगे, माल्टा जाएंगे, पर देश में नहीं रहेंगे। जी। तो देश से किसी के पास भी अगर थोड़े ज्यादा पैसे आ जाते हैं, वो कहता है हमें देश छोड़ के जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस नहीं है। सो आई फील सबसे बड़ी परेशानी ये है। यस, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में compete करना है, तो अगर बात करें, जैसा इन्होंने भी कहा था, अगर हम बात करें कंपेटिटिव अगर होना है, कंपटीशन चाइना से, कंपैरिजन उनसे, बट लैंड के प्राइसेस इतने महंगे कि आप बिल्कुल मैनहट्टन से कंपेयर कर सकते हैं। गुड़गांव आके देख लीजिए, नोएडा जाइए, बॉम्बे जाइए। सो कहीं ना कहीं एक पैरिटी नहीं है। बिजली के प्राइसेस, लैंड के प्राइसेस इतने महंगे, और कह रहे हैं युवा को जाओ इंडस्ट्री लगाओ। सो वो बेचारा युवा जो जाके एक ब्राइब देनी पड़ती है उसको अपनी एक नॉर्मल सी एक स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए। ठीक है निकिता जी, बने रहिए। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी है। राष्ट्रपति से मुलाकात की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी है और करीब 10:15 बजे कैबिनेट बजट को मंजूरी देगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निकिता जी, चूंकि आप महिला हैं और एक महिला के तौर पर बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे ये सवाल सबसे ज्यादा पूछना वाजिब होगा। जेंडर बजटिंग को लेकर भी बहुत सारे इस बार वक्तव्य पेश किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर जेंडर बजटिंग में क्या बदलाव जरूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो महिला वर्ग है दैट इज 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन। हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको उनका सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, उनके वोट्स चाहिए, उनसे लोकप्रियता चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि हम महिला वर्ग पे ध्यान दें। और ऑफ कोर्स सरकार देती है, बहुत सारी स्कीम्स हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, उनको समक्ष बनाने के लिए, उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप हाउसवाइफ्स को भी देखिए, तो हमारा जो रोजमर्रे की जो हमारी चीजें हैं, एक औरत को ना घर का पूरा बजट संभालना होता है। जैसे एक देश का है, वैसे ही एक घर का है, और ये छोटे छोटे घर मिलकर एक पूरा देश बनाते हैं। तो अगर घर का बजट हिलेगा, देश का भी बजट हिलेगा। सोचने वाली बात है। तो अगर एक औरत के पास उसका वही 100 रुपए पहले इतनी चीजें खरीद सकता था, अब वो इतनी खरीद सकता है, सो वो सबसे पहले कहाँ कमी करेगी? अपने ऊपर, कि मेरे बच्चे भूखे ना जाए, मेरे घर वालों को सब कुछ मिले। तो वो अपने ऊपर कमी करेगी, उसकी हेल्थ सफर करेगी, उसकी हेल्थ सफर करेगी, तो वो घर में वापस मेहनत डाल नहीं पाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम औरतों के लिए कुछ स्कीम सोचें। वैसे स्कीम्स हैं, बट उसका बजट, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दें। हाँ, निर्धारित बजट निर्धारित नहीं हो पाता है, हर बार इस तरह की बातें होती हैं, वहां तक पहुंचता नहीं है उन तक। जी जी, राजेश्वर जी, रक्षा बजट को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बार, और जो रक्षा बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो 25% आवंटन का जो वादा है, वो इस बार क्या पूरा हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। राजेश्वर जी, इस बार तो देखिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सरकार जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे आज की डेट में, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर ले, चाहे बांग्लादेश की बात कर ले, चाहे चाइना की बात कर ले, हमारे कोई बहुत अच्छे संबंध दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं से अब रक्षा बजट पे लगना पड़ेगा, और सरकार का लगातार ध्यान भी है। और सरकार का ये भी ध्यान है कि हाउ टू गेट दी मॉडर्नाइज इक्विपमेंट। अब कोई जरूरी नहीं कि आप सैनिकों से लड़ाई लड़े, आपकी लड़ाई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट बेस्ड हो सकती है, AI सपोर्टेड बेस्ड हो सकती है, नॉलेज बेस्ड, सॉरी आर्टिफिशियल जो नॉलेज है उसके बेस पे हो सकती है, और दूसरे जो मॉडर्न तरीके हैं उन तरीके से लड़ाई होगी। तो उसके लिए मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है। उसके लिए जरूरी है, जैसा भी हमारे तवज्जो देख रहा हूं मैं बजट में, एक सर्च कैपेसिटी में देख रहा हूं। यूक्रेन की लड़ाई में आपने देखा कि जो भारत में जो आप मैन्युफैक्चर एक्चुअली कर सकते हैं, उसमें मैं एक बढ़ोतरी देख रहा हूं। लास्ट ईयर डिफेंस बजट 75% ईयर मार्क था डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स के लिए, और बाहर से 25% था। इस बार भी मैं एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड में देखूंगा। और जो हमारे एयरफोर्स को, खास तौर पे एयरफोर्स का मैं जिक्र इधर कर रहा हूं बिकॉज एयरफोर्स कैपिटल इंटेंसिव होता है उसका एक्सपेंडिचर,
और इस बार हम इसको आपके एरो इंजन्स जो आपके हैं, जो हमने इसको यूनाइटेड स्टेट्स से लेने, और एयरक्राफ्ट आप जानते हैं कि 114 राफेल का एक ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो मैं इसको विजुलाइज करूंगा कि जो एक साल में एयरक्राफ्ट आएंगे उनका बजट उसको अलग से रखा जाएगा। फिर नेवी की अगर बात करें तो इसको नेवी भी बहुत कैपिटल इंटेंसिव अपना बजट को लेता है, और खास तौर पे जब हम शिप बिल्डिंग और सबमरीन्स की बात करते हैं तो सबमरीन्स का आप स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम फ्रांस से ले रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बजट का एलोकेशन होगा। और मिसाइल्स और ड्रोन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और आप जानते हैं कि सिंदूर में भी इसकी काफी हमने अहमियत देखी। तो मिसाइल्स का प्रोडक्शन 3 गुना ऑलरेडी बढ़ा दिया गया। आपने सुना होगा रक्षा मंत्री ने डिफेंस में जो बताया था ब्रह्मोस के बारे में कि 3 प्रोडक्शन लाइंस ब्रह्मोस की अब लगा दी गई है। सो 3 टाइम्स हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। और ड्रोन्स, अब आपने देखा कि भैरव बटालियंस हमारी इसको नई बटालियंस आ रही हैं, आपकी भैरव आ गई, आपका रुद्रा ब्रिगेड आ गया, और आपका जो आर्टी का आपका शक्तिबान रेजिमेंट्स आ गई। तो इस रेजिमेंट्स को जो इक्विपमेंट आपको देनी है वो आपको बिल्कुल कटिंग एज वाली इक्विपमेंट देनी है, जिससे इसकी मोबिलिटी और इसका फायर पावर आप इसको बढ़ा सके। तो उसमें मैं एक डेफिनेट एलोकेशन देखता चाहूंगा। और लास्टली साइबर और स्पेस के क्षेत्र में और आपका एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में आप जानते हैं सर, और तमाम महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। और जो रक्षा बजट में 8 से 10% बढ़ोतरी की बात है, उस बीच हमें चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ते जो खतरे हैं, उस बीच इस तरह की बातें भी हैं कि हमें अपना रक्षा बजट जो टोटल जीडीपी है उसके 3% के करीब कर देना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, गवर्नमेंट के पास अभी इतना पैसा जी, तकनीकी तौर पर बाधित हैं सर, दोबारा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। निकिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं लौटूं आपके पास उससे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, ऐसा अखिलेश यादव का आरोप है। बड़ा बयान सामने आया है बजट को लेकर अखिलेश यादव का। बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए ही बनता है, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव कि देश के सिर्फ 5% लोगों का ही चुनाव होता है बजट बनाने के दौरान। निकिता जी, क्या कुछ नजरिया है आपका अखिलेश यादव के इस आरोप को लेकर? निकिता जी, जो गई क्या पता नहीं, फोन नहीं कर रही कुछ में। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, रखिए अपनी बात। एक्सरसाइज कर रहे लोग रहे। आपको सवाल फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा। जी, अखिलेश यादव का भी हमने आरोप दिखाया स्क्रीन पर। बजट से पहले एक बड़ा आरोप सामने आया है कि बजट जो पूरा है वो देश के लिए, देश के सिर्फ 5% लोगों के लिए ही बनता है। करती है, फिर उसके बाद से मुझे 2 आवाजें सुनाई दे रही हैं। जब अपन पहले एक्सरसाइज कर, जी सुन पा रही हैं आप निकिता जी? हाँ जी जी, सॉरी, आपको फिर से एक आखिरी बार रिपीट करना पड़ेगा। जी, सवाल मेरा हो गया था। जी बिल्कुल, सवाल मेरा ये था कि अभी अखिलेश यादव का बयान हमने दिखाया। बजट से पहले अखिलेश यादव ने ये कहा है कि देश के केवल 5% लोगों के लिए ही बजट है, आम जन जो है वो नजरअंदाज किए जाते हैं इस बजट में। केवल 5% लोगों को ध्यान में रखते हुए ही ये बजट बनाया जाता है देश का, ऐसा अखिलेश यादव का। विपक्ष में बैठ के बोलना बहुत आसान है जी, बहुत आसान है ये बोल देना कि बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए है। बहुत आसान है ये बोल देना कि ये सिर्फ मिडिल क्लास तक नहीं पहुंचता या गरीबों तक नहीं पहुंचता। आप आइए ना, आप बना के दिखा दीजिए। आप अपना शहर, अपना जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या जो आपका स्टेट है, आप वो चला के जरा दिखा दीजिए, फिर बात करेंगे। तो बहुत आसान है किसी और पे कीचड़ उछालना, सरकार को कह देना कि
बजट आपको बनाना नहीं आता, या आप इसमें सिर्फ 5% लोगों तक के बेनिफिट का सोच रहे हैं, या सिर्फ 5% लोग वोट कर रहे हैं। सो ये चीज ट्रू नहीं है। ये बोलने की बातें हैं, ये राजनीति है। पर हमें राजनीति और रणनीति से ज्यादा जरूरी है कि हम अभी पॉलिसी पे फोकस करें। जो बना रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, उसका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मुश्किल है, एंड वो बहुत सारे टाइप के लोगों के लिए सोच रहा है, अलग अलग वर्गों के लिए सोच रहा है, अलग अलग टाइप की परिस्थितियों के लिए तैयार होने के लिए सोच रहा है। अभी आप देखिएगा वर्ल्ड का जो माहौल है, ट्रम्प को लेके, टैरिफ्स को लेके, हमारी डिफेंस को लेकर के, हमारे सर पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है। हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे का अगला 1 साल, अगले 6 महीने भी कैसे होंगे। यूक्रेन की वॉर खत्म नहीं हो रही है, ईरान पे कभी भी और बम फूट सकते हैं, चाइना कभी भी ताइवान को टेक ओवर कर सकता है, और हम लोग यहाँ बीच में फंसे हुए हैं बस एक चीज के साथ, कि हम अपना स्वाभिमान नहीं गवाएंगे और हम जुटे रहेंगे। सो ये कह देना ये बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए, ये बात सच नहीं है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, यंग बच्चियों के लिए, लाडली के लिए, आयुष्मान स्कीम है, किसानों के लिए भी इनफैक्ट। तो चीजें बन रही है, चीजें हो ठीक रही है निकिता जी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है, संसद भवन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह संसद में मौजूद हैं। कुछ ही देर में संसद भवन में कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद संसद में, जिसका पूरे देश को इंतजार है, बजट पेश होगा और हम ये जान पाएंगे कि क्या कुछ खास है इस बार के बजट में। कुणाल गुप्ता जी हमारे साथ जी, बैठक की शुरुआत हो गई है। एक और अपडेट आपको बता रहे हैं, बैठक की शुरुआत हो चुकी है संसद भवन में और कुछ ही देर में जो देश का आम बजट है वो पूरे देश के सामने होगा। कुणाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्यवसायी हैं, बतौर व्यवसायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, आप उद्योगपति हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, निजी व्यवसाय करते हैं। देश के व्यवसायियों को क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं, क्या कुछ राहत मिलनी चाहिए आपके मुताबिक इस बार के बजट में? देखिए, मेरे हिसाब से इस बारी के बजट में जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए और छोटे एमएसएमई को जैसे नुकसान हुआ है पिछले कुछ समय में, मेरे हिसाब से अभी भी गवर्नमेंट को 2 एरियाज में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। एक, एमएसएमईज को क्रेडिट कैसे मुहैया कराया जाए कम दरों पे, और दूसरा, अगर ये इंडिया यूएस, इंडिया ईयू, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये जो अलग अलग ट्रेड डील्स पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें से इंडिया ईयू की डील ऑलरेडी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई है। इसमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको छोटे उद्योगपतियों को, भले ही वो टेक्सटाइल के एरियाज हो, अपैरल के एरियाज हो, फुटवेयर के एरियाज हो, लेदर के एरियाज हो, मरीन के एरियाज हो, जेम्स एंड ज्वेलरी के एरियाज हो, ये सारे के सारे लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं। इन सब में जो बंदों को नौकरी दी जाती है, जो बंदों को व्यवसाय मिलता है, ये लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उनके लिए या तो कोई एक्सपोर्ट यूनिट्स, एक्सपोर्ट हब्स, या किसी तरीके की स्कीम्स, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी को रीजनेबल दामों पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी रहेगा अगर हमारे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और क्वालिटी एडवांटेज को बनाना है यूरोपियन मार्केट में या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में। गिरता हुआ रुपया है, भारत के ऊपर बर्डन हर बारी बढ़ता है। अगर आपकी ग्रोथ 7.2% भी हो जाएगी, तब भी अगर आप रुपया इतनी स्पीड से गिराएंगे, तो इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है आज की डेट में। हमारा इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता अभी भी बहुत देशों के ऊपर बना हुआ है। जब रुपया गिरता है तो हमारे ही अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि उतने % एक्स्ट्रा महंगा इंपोर्ट हमारे लिए हो जाता है। हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप हर साल बढ़ता ही जा रहा है, और हर साल बातचीत बहुत होती है बजट में कि इसको गैप को कम करा जाएगा, लेकिन उसके लिए हमने कोई बहुत मेजर प्रावधान देखे नहीं है पिछले कुछ समय से। हमने डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग देखी है, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट हो जाता है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का स्पाइरल इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी को मिलता है। बट उसके अलावा आई थिंक छोटे उद्योगपति देखेंगे कि किस तरीके से क्रेडिट स्कीम का मुहैया कराया जाए। काफ़ी सारा एमएसएमईज का पैसा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी फंसा रहता है। एक, आई थिंक गवर्नमेंट अगर एक एरिया को रिफॉर्म कर सके, तो प्राइवेट सेक्टर का या एमएसएमईज का जो पैसा फंसा रहता है सरकारी बिलों में,
उसको कैसे रिलीज करा जाए टाइम पे, आई थिंक उससे भी कहीं ना कहीं कैश फ्लो निकल के आता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से एमएसएमईज के लिए खासकर जो जीएसटी और इनकम टैक्स के रिफंड हैं उनको टाइम पे अगर प्रोसेस कराया जाए, थोड़ा लाइसेंस राज को खत्म करा जाए, और रेड टेपिज्म को एटलीस्ट कम से कम छोटे उद्योगपतियों के लिए थोड़ा सा फ्री करा जाए, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा इंडस्ट्री को फ्री मूवमेंट और फ्री ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिल के आती है। जी, राजन कोचर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर, इस बार जो रक्षा बजट में 20% बढ़ोतरी के लगातार अनुरोध किए जा रहे हैं, क्या ये उस परिदृश्य में उचित होगा जब सीमा के क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही देश जो है आर्थिक तौर पर भी एक नई चुनौतियों से जूझ रहा है? प्रियंक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज देखिए, आप अपने देश को विकसित तभी कर पाएंगे जब आपका देश सुरक्षित रहेगा। तो इसको मेरा ये मानना है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा अपना खर्च कर दीजिए, कहीं पे भी खर्च कर दीजिए, पर आप अगर अपने दुश्मन से अगर देश को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है। और इसीलिए बजट को उस संदर्भ में हम सबको देखना चाहिए। और एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। हम अपने डिफेंस पे जब खर्च करते हैं, हमने देख लिया सिंदूर में, और अभी बांग्लादेश की एक नई चुनौती आपके सामने आई हुई है। वहाँ के जो बॉर्डर में मैनेजमेंट उस प्रकार नहीं है। मैं उसको रहा हूँ उस बॉर्डर पर, और जिस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर उस तरीके से सिक्योर नहीं है आज की डेट में। और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है जहाँ पे हमको तवज्जो देनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट हर एक साल इसका जो एलोकेशन बढ़ाती रहती है। पिछले साल गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ दिए थे, उससे पिछले साल 3,500 करोड़ थे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एटलीस्ट गवर्नमेंट को 7,000 से 8,000 करोड़ अपना देने चाहिए। और दूसरा आ जाता है कि जब आपने अभी 20% का जिक्र किया और आपने इसका जिक्र किया, तो अब देखिए, जो गवर्नमेंट जितना दे पाएगी उतना ही दे पाएगी। हमको ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। आपने 3% की भी बात करी है। 3% एक बहुत आइडियल एक्चुअली फिगर है। अगर हम चाइना का भी देखें, आज चाइना का बजट भी अनाउंस हुआ है, तो जो उसको भी अगर आप देखेंगे तो चाइना हमेशा अपने बजट को 4%, 4.5% जीडीपी पर रखता है। और पाकिस्तान भी अपने बजट को 3% के आसपास रखता है। भारत अपने बजट को 2% से भी कम रखता है। पिछले साल इट वाज 1.9%। और अगर आप ये पेंशन, रेवेन्यू सब निकाल दीजिए तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ओनली 1.4%। तो ये बहुत जरूरी है अभी जिस तरीके से कैपेबिलिटी आपने बनानी है। देखिए, आपको कैपेबिलिटी बनानी, इस कैपेबिलिटी का मतलब है कि आप जो आपकी जो स्ट्रेटजी है, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि पीओके आपको लेना है, तो आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको लेने के लिए। बोलने से कि हमने पीओके को लेना है, आपको पीओके नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब लीडर्स हमारे एक्चुअली बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी चाहिए और एक कैपेबिलिटी की तरफ हमको जाना चाहिए। आज हमको आपने जो देखा है, एक जो वॉइड्स मैं बोलता हूँ इसको, सिंदूर में 4 दिन में ही हमको अपने वॉइड्स का एहसास हुआ। और इसीलिए 50,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इमीडिएटली सैंक्शन कर दिया डिफेंस की मिनिस्ट्री को कि आप इसको 1 साल में खर्च करेंगे। और आप जो आपको सामान चाहिए, आपको बाहर से भी चाहिए तो ईमेल के थ्रू ऑर्डर करेंगे। वो कोई प्रोसीजर नहीं होगा इसके लिए। मींस आप जो आपकी आरएफपी बनेगी, आरएफआई बनेगी, और फिर आपके टीपीसी में जाएगा, फिर आपका L1 होगा। उस टाइप का कोई प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं होगा। आप इसको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करेंगे। और जो और वो फौज ने किया, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है अभी से ही इसको बजट में इसको बजट कर लिया जाए। एडहोकिज्म आप जब करते हैं और आप अपने एडहोकिज्म लेते हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाते हैं, और उसके फिर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने बजट में हर एक चीज बजट कीजिए।
जो इस साल आपको आप ले सकते हैं वो इस साल लीजिए। एक रोल ऑन प्लान, जैसे कि हम फौज में पर्सपेक्टिव प्लानिंग करते हैं, 5 साल की करते हैं, 10 साल की करते हैं, और पहले हम 15 साल की भी करते थे। अभी हमने एक 10 साल तक उसको सीमित कर दिया अपनी पर्सपेक्टिव प्लानिंग को, कि पहले 5 साल में इसको मुझे अपनी क्या क्या अपनी कैपेबिलिटीज हासिल करनी है। फर्स्ट ईयर में मैं इसको क्या हासिल करूंगा, सेकंड ईयर में मैं क्या हासिल करूंगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फर्स्ट ईयर के लिए जो मेरा बजट होना चाहिए, उस हिसाब से बजट को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल सहमत हूं उसको। मुझे लगता है इस बार मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके की चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं, ये जो है आपका 1.9 से अराउंड 2.2 तक जाएगा, इसको मुझे ये उम्मीद है। सेकंड है जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो 26% ही है बजट का जो हम अपना खर्च कर पाते हैं, उसको 26 से 30% में देखता हूं एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। बिकॉज अगर आपके पास 1.4 लाख करोड़ ही है अगर आपके पास पैसा, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए 26 से 30% आने की जरूरत है। और दूसरा जो मैं इसको इंडिजिनाइजेशन ज्यादा देखना चाहता हूं देश में, और आपने एक्सपोर्ट टारगेट्स अपने बना रखे, 50,000 करोड़ आपका एक्सपोर्ट टारगेट है, आपने 35,000 तक उसको अचीव किया है, उसकी तरफ आपको जाने की भी जरूरत है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में लाने की, इसीलिए ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं इस तरीके से कि यूरोपियन यूनियन के साथ आपने कर लिया, आपने ग्रेट ब्रिटेन के साथ कर लिया, आपने न्यूजीलैंड के साथ कर लिया, और आने वाले वक्त में शायद अमेरिका के साथ भी हो जाएगा ये हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इससे क्या होगा, बाहर की इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी। एक तो आपका जॉब के बारे में जब अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि आपकी इसको 11% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में, तो अगर आप इसको और कम करना अपना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्रीज को भारत में लाना पड़ेगा। दूसरा जो आपकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो बहुत वीक है। 15% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करता है भारत की जीडीपी के लिए, वो बहुत कम है। चाइना 30-35% पर है। तो हमारा एक्चुअली फोकस सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग में कम रहता है। इसमें मैं बदलाव देखना चाहता हूं कि कुछ ऐसे इंसेंटिव्स आपके एमएसएमईज को और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, और स्पेशली स्टार्टअप्स को आप इनको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, इनको आपको फंड्स भी आपको सैंक्शन करने पड़ेंगे, ग्रांट्स भी देने पड़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया जो आपका 0.6% ऑफ द जीडीपी देता है। मैं चाहता हूं कि इसको आप बढ़ाइए, बिकॉज जब तक आप अपने रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं देंगे देश में, आप टेक्नोलॉजी कहां से लाएंगे मुझे बताइए। अभी आप खरीद रहे हैं, इतनी महंगी टेक्नोलॉजीज आपको खरीदनी पड़ रही हैं, तो रिसर्च पे अगर ज्यादा पैसा देंगे तो शायद, और इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपने प्राइवेट सेक्टर को 25% पे रखा है, और आपने डोमेस्टिक जो आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसको आपने 75% पे आप उसको शेयर देते हैं। और जो आपका एक्सपोर्ट है, वो जो 25% आप प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, एक्सपोर्ट टारगेट आपको प्राइवेट सेक्टर 75% देता है, और आपका पब्लिक सेक्टर आपको 25% ही देता है। तो आई थिंक आने वाले वक्त में इसको आपको 50-50 करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर को क्या चाहिए, मैन्युफैक्चर को ऑर्डर चाहिए, कांस्टेंट ऑर्डर चाहिए। आप उनको एक बार ऑर्डर देते हैं, आप उसको दोबारा नहीं देते, तो वो अपनी प्रोडक्शन लाइन को कैसे चलाएगा। और अभी इसको अदानी आ गया है आपके एमुनिशन में, खासतौर पे कानपुर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके स्मॉल कैलिबर और मीडियम कैलिबर एमुनिशंस वहां मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो इसको मैं चाहूंगा कि एक इम्पेटस स्मॉल स्केल सेक्टर्स को, मीडियम स्केल सेक्टर्स को दिया जाए, बिकॉज बजट इज ऑल अबाउट आपकी स्ट्रैटेजिक आपकी ओरिएंटेशन, ऑपरेशनल इंप्लीकेशन जो आपके ऊपर चुनौती आ सकती है। देखिए आज ईरान से लोग क्यों डर रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास 3500 मिसाइल्स हैं, और वो
12 दिन में उसने इसको इजराइल की लड़ाई में खाली 500 मिसाइल इस्तेमाल किए थे, और अभी भी उसके पास बहुत है। भारत को ये कैपेबिलिटी रखनी है मिसाइल्स की। देखिए, अगर एक लंबी, अगर आप इसको लड़ाई अपने लड़ सकते हैं, पाकिस्तान लंबी नहीं लड़ सकता है, तो आपको डिफरेंशिएशन लाना है। पाकिस्तान हमेशा एक छोटी लड़ाई लड़ना चाहेगा, इसलिए उसने 4 दिन में सीज फायर मांगा, और आपको एक्चुअली वो सीज फायर देना नहीं चाहिए था, आपको उसको लंबा खींचना चाहिए था, और उसका मैक्सिमम आपको नुकसान पाकिस्तान को इसको झेलना पड़ता। बट फिर आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो भी आपको अलाउ नहीं कर रही थी। तो बात इसको यहीं पे आ जाती है सर्च कैपेसिटी की। जो आपको लड़ाई में अगर एमुनिशन की आपको कमी होगी तो आपकी इंडस्ट्री आपको मैन्युफैक्चर करके देनी चाहिए, जैसे रशिया कर रहा है। लड़ाई के टाइम पे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, और इसीलिए मैं मानता हूं कि अभी वक्त आ गया है, और खासतौर आपका चैनल और बाकी लोगों को भी जो उसको देना चाहिए कि इसलिए ही सर इस तरह की मांगे हैं इन तमाम चुनौतियों के बाद कि रक्षा बजट को, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर का जैसा आपने बताया कि हमें आखिर तक उसको चलाना चाहिए अंजाम को पहुंचने तक, लेकिन तमाम जो है आर्थिक समझौतों के चलते और आर्थिक चुनौतियों के चलते हमें उसे बीच में ही रोकना पड़ा, ऐसे दावे हैं। तो क्या जो इस तरह की बातें होती हैं कि जीडीपी को हम जीडीपी के 3% बढ़ाकर रखें हम रक्षा बजट को, जिसके चलते जब भविष्य में ऐसी चुनौतियां आए तो हमें आर्थिक तौर पर जूझना ना पड़े? सर बिल्कुल प्रियांक, बिकॉज इसको मुझे लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता किया जाएगा। देखिए, अगर आपने सब कुछ डिफेंस को दे दिया तो बाकी एरियाज भी निगलेक्ट हो जाते हैं। तो एक बैलेंस बजट मैं देखना चाहता हूँ, आई थिंक आएगा भी, जिसमें रेलवेज को भी आपको इम्पेटस दिया जाएगा, आपकी इंडस्ट्रीज को भी इम्पेटस दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपका हेल्थ केयर, उसको हेल्थ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कोविड में देखा कि इसको कैसे हम जूझ रहे थे, बिकॉज हमारे पास हेल्थ केयर का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि, और फिर आपने टूरिज्म को देना है, एजुकेशन को देना है, बहुत सारी कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट के पास, और खास तौर पे 1-2 साल बाद, इसको 2 साल बाद इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि अपने जो इनकम टैक्स के जो एरिया में और टैक्सेशन के एरिया में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, गाड़ियों के ऊपर, और जो आपकी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, ये सारे आपको वोट देते हैं। तो आई थिंक एक डेमोक्रेसी में एक जहां पे जो वोट भी जरूरी होते हैं, वी हैव टू वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो जो उसमें आई डोंट थिंक आप चाइना की तरह डिफेंस पे आप इतना खर्च पाएंगे, बिकॉज चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में जो इसको शी जिनपिंग बोलेगा वो हो जाएगा, और भारत में ऐसा नहीं होता है। तो इसको भारत को भी ग्रेजुअली अपनी डिफेंस की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे आपने बताया अल्टीमेटली हमको 3% पे आना पड़ेगा, आने की जरूरत है। निकिता जी, तमाम महत्वपूर्ण बातें अभी आपने सुनी राजन कोचर साहब की, उन पर अपना वक्तव्य पेश करें। साथ ही जो ब्लू इकोनॉमी जो है, समुद्री अर्थव्यवस्था, उसको लेकर विशेष पैकेज की मांग लगातार की जा रही है, क्या वो जरूरी है और कितना जरूरी है, इस पर भी प्रकाश डालें निकिता जी। जी, डिफेंस जरूरी है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे हमने अभी पाकिस्तान को हैंडल किया, जैसे अभी सब कह रहे थे कि हमें और सर्च कैपेसिटी बढ़ानी है, और ये देखना चाहिए था कि 4 दिन में सीज फायर नहीं देना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में। मैं नहीं मानती हूँ, मुझे लगता है दैट वॉर इज नॉट द एम, इट्स पीस। सो अगर कोई चीज कहीं पे रुक जाती है, हमें उसे रोक लगा देनी चाहिए। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर है, 3 साल तक चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि हमने रोका ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते रुक गया, इस तरह के आरोप लगे, तब आरोप लगे, लेकिन जरूरी नहीं है ये सच हो, क्योंकि और भी कई सारी चीजें हैं जो राजनीतिक तौर पे चलती आ रही हैं। बट रशिया यूक्रेन का अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले, तो हमें वैसा कोई एग्जाम्पल वो बनाना कि लंबे टाइम तक 3 साल का कोई युद्ध चल रहा हो, ये हमारा गोल नहीं है। गोल है कि जो हमारी करंट पॉपुलेशन है उसको हम स्ट्रांग बनाएं, केपेबल बनाएं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान करें, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दें। यस, हमारी डेमोक्रेसी है, हम चाइना जैसे
हर चीज को सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, चाहे वो लैंड हो, बिजली हो, लेकिन हमें अपने अंदर फोकस करना है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आपको याद हो तो सिर्फ 2 कंट्रीज थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत अच्छा करी या प्रॉस्पर करी। वन वॉज जापान, दूसरी जर्मनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर डिफेंस और आर्म्स पे फोकस करने की बजाय अपने देश के अंदर वही पैसा लगा दिया, अपनी बुलेट ट्रेन्स बनाई, अपनी फास्ट चीजें बनाई, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया, एंड उनकी बहुत ग्रोथ हुई इन द 1950s, 60s, 70s। हमको भी अपने देश के अंदर वो सारे पैसे और मेहनत लगानी है, बाहर की तरफ नहीं। मेरा ये मानना है, पीस इज द गोल, नॉट वॉर। और जैसे हम डिप्लोमेसी से, बाकी तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रिश्ते हैं, चीजें हैं, उन्हें समेट रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, वो आई थिंक काफी हम अच्छा कर रहे हैं। रही बात नेवी की, यस उनकी मांगे हैं, बिकॉज देखिए हमारी कोस्ट लाइन जो है 7500 किलोमीटर की कोई इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, बहुत ज्यादा फ्रजाइल है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, लोग कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, और हमारे जो पड़ोसी हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बहुत अच्छे नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। दे हैव बीन वेरी, दे हैव नॉट बीन सिविल टू अस। सो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और यस हम नेवी पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है कुणाल जी, रक्षा क्षेत्र से जुड़े तमाम जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए बजट भी बढ़ाया जाए, और आप जैसे जो उद्योगपति हैं, आप जैसे जो व्यवसायी हैं, उनको भी सहमत रखा जाए। दोनों को बैलेंस किस तरह कर पाएगी सरकार आपके नजरिए से? देखिए, इसके अंदर ना मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय में प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हमारे देश के लिए। डिफेंस सेक्टर में महिंद्रा, L&T डिफेंस और मल्टीपल कंपनीज जिन्होंने सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज, रडार डिटेक्शन, सिग्नलिंग के एरियाज में, ड्रोन के एरियाज में जिस तरीके से इंडियन आर्मी को सप्लाई पहुंचाई है, लास्ट मिनट पे हेल्प करी है, लास्ट मिनट पे इंटीग्रेशन करी गई है प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस टेक के साथ, आई थिंक वो एरियाज डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा काम आए हैं डिफेंस फोर्सेस को। और कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, आज की डेट में भले ही वो अमाउंट बहुत कम है, आई थिंक द अमाउंट इज $2.5 बिलियन के आसपास का अमाउंट है, जहां पे गवर्नमेंट का एम है $6 बिलियन के आसपास का डिफेंस एक्सपोर्ट को पहुंचाना। हमारे यहाँ राइफल्स बनने लग गई हैं, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स, हमारे ब्रह्मोस, हमारे बनाए हुए ड्रोन्स, यहाँ तक कि अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन गवर्नमेंट के भी ऑर्डर इंडियन कंपनीज को मिले हुए हैं फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। एआई के एरिया में हम लोग बहुत आगे हैं, सर्वेलेंस, सिग्नलिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेक। अल्टीमेटली आप देखेंगे, अगर आप रशिया यूक्रेन के वॉर का भी एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे आदमी लड़ाई नहीं कर रहा है, वहां पे लड़ाई चल रही है टेक्नोलॉजी की, वहां पे लड़ाई चल रही है ड्रोन्स की। वहां पे कहीं ना कहीं आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे हाई क्वालिटी इंजीनियर्स, हाई एंड इंजीनियर्स, हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर वॉरफेयर ही फ्यूचर का वॉरफेयर है। तो उसके अंदर आप बिना प्राइवेट सेक्टर को इंटीग्रेट करे, अकेले गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे नेक्स्ट लेवल की एडवांटेज अपने दुश्मनों के साथ नहीं रख पाएंगे। सो कहीं ना कहीं अगर हमें लॉन्ग टर्म में अपने आप को मान लीजिए यूएस, चाइना, रशिया के मुकाबले एक चौथा प्लेयर खड़ा करना है, जहां पे हम लोगों की इक्विपमेंट भी दुनिया मांगे, जैसे हम लोग रफाल लाते हैं फ्रांस से और रशिया से काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं, और उसी प्रकार से मेरे ख्याल से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, सबसे शानदार इंजीनियर्स हैं। हमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप डिजाइनिंग, मॉडल डिजाइनिंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक उसके अलावा हैविंग सेड दैट, जो शॉर्ट टर्म में हमारी जो अभी ज़रूरतें हैं, आई मीन डिफेंस के बाकी एरियाज को लेकर उद्योगपतियों का कंट्रीब्यूशन, उसमें केमिकल एज एन इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखता नज़र आ रहा है, स्पेसिफिकली विद द